आज मैं फिर आपके सम्मुख प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा रचित भाषा और आधुनिकता निबंध के साथ उसकी व्याख्या करने के लिए उपस्थित हूँ। गद्यावतरण का वाचन इस प्रकार से है। नवीनीकरण में कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकती। चिरकाल तक मतलब बहुत दिनों तक। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भावदास्ता की निशानी है। ऐसा सोच करके यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजों का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी भाषा रह जाएगी। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रही तो भाषा गतिशील नहीं होगी। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो इसके पीछे उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषण के कई माध्यम हैं: श्रव्य, दृश्य, विधान, वैज्ञानिक, कथा, साहित्य आदि। लेखक कह रहा है, विद्वान लेखक कहना है कि नवीनीकरण में कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। विद्वान लेखक कहना चाहता है कि नवीनीकरण के चक्कर में पड़ करके, नए शब्दों के ग्रहण करने के चक्कर में पड़ करके हमें इस बात का बराबर ध्यान रखना चाहिए कि जिस शब्द का हमने निर्माण किया है वह शब्द हमारी भावना को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सके, हमारे भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके, तभी उस शब्द की सार्थकता है। ऐसे शब्द जो हमारे भावाव्यक्ति में बाधक हैं वह नवीन है, इस कारण से हम ग्रहण नहीं कर सकते। अगर वह हमारे भावों को व्यक्त नहीं करता तो वह शब्द नवीन हो करके भी ग्राह्य नहीं होगा। इसलिए नवीनीकरण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उससे भाषा की सुस्पष्टता नष्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाषा का मुख्य कार्य जो होता है भावों को व्यक्त करना पड़ता है। यदि शब्द अपना निर्दिष्ट अर्थ व्यक्त नहीं कर सकते तो ऐसी भाषा बहुत दिनों तक, चिरकाल तक या बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकती, वह नष्ट हो जाए। तो भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि नवीनीकरण के लिए हम ऐसे शब्दों का चयन न कर लें जो हमारे भावों को सुस्पष्ट रूप से व्यक्त न कर सके। अगर वह नहीं कर सकती तो वह भाषा बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकती। ऐसी भाषा केवल दिखावटी भाषा रह जाएगी, बनावटी भाषा रह करके रह जाएगी, क्योंकि कहने के लिए तो नवीन होगा लेकिन भाव अगर वह व्यक्त नहीं कर पाई तो फिर उसकी नवीनता का कोई मूल्य नहीं है। यदि सुस्पष्टता में कोई भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहा है। लेखक कह रहा है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पूर्वाग्रह से मुक्त। जब हम भाषा का नवीनीकरण, उसे नया रूप दें तो पुरानी बातों को भूल जाएं, पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाएं, तभी हम भाषा के नवीनीकरण करने में सफल हो सकते हैं।
और हम भाषा के मूल रूप पर उन्मुक्त होकर के स्वस्थ मानसिकता से उस भाषा के संबंध में हम विचार करें। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से लेखक इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि अंग्रेजों ने बहुत दिनों तक भारतवर्ष पर राज्य किया, तो भाषा का जब हम नवीनीकरण करें तो हमारे मन में यह विचार कदापि नहीं आना चाहिए कि अंग्रेजों ने हमें दास बना कर रखा था, क्योंकि हम भाषा के विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अगर इस भाषा में ऐसे शब्द हैं जो हमारे भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे हैं तो चाहे किसी भी देशी भाषा के शब्द हों, चाहे अंग्रेजी के हों, चाहे जापानी के हों, चाहे उर्दू के हों, चाहे फारसी के हों, उन शब्दों को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। इससे हमारी भाषा विकसित होगी। अगर पूर्वाग्रह ग्रस्त हो जाएं कि हम अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हम प्रयोग नहीं करेंगे, तो इससे हमारी भाषा का विकास ही अवरुद्ध होगा। अंग्रेजों का तो कुछ नहीं होगा, अंग्रेजी भाषा का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी भाषा का विकास रुक जाएगा। इसलिए जिस भाषा के जो भी शब्द हों, दूसरी भाषा के जो भी शब्द हों, अगर वह भाव को अभिव्यक्त करते हैं, जन्म में ग्राह्य हैं, लोगों के द्वारा ग्राह्य हैं, तो उन्हें बिना किसी परिवर्तन का ज्यों का त्यों हमें हिंदी में प्रयोग करना चाहिए, अपनी भाषा में स्वीकार करके उनका प्रयोग करना चाहिए। इससे भाषा में नवीनता आती है, गतिशीलता आती है, रमणीयता आती है, सुंदरता आती है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं कि हम केवल शुद्ध शब्दों का चयन करेंगे, अरबी फारसी के शब्दों को ग्रहण नहीं करेंगे, अंग्रेजी के शब्दों का ग्रहण नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में भाषा केवल बनावटी भाषा रह जाएगी, दिखावटी भाषा रह जाएगी और वह सहज भाषा नहीं हो पाएगी और उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और इस प्रकार लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भाषा के विकास के लिए आवश्यक है कि हम ऐसे शब्दों का चयन करें, भाषा का चयन करें जो हमारे भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। हमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी अगर वह भावों को व्यक्त करने में सक्षम है तो ज्यों का त्यों ग्रहण करके उसे अपनी भाषा में प्रयोग करें और जनसाधारण के योग्य बनाएं। यही भाषा के विकास की सार्थकता है। यदि यह नवीनीकरण कुछ पंडितों की वह आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहेगी तो भाषा गतिशील नहीं होती। कह रहा है कि अगर कोई पंडित, अगर कोई आचार्य शब्दों के साथ छेड़छाड़ करने लगे, पूर्वाग्रह ग्रस्त हो जाए, दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग न करे, तो इससे भाषा जो है वह जड़ हो जाएगी, वह जहाँ की तहाँ है वहीं पड़ी रहेगी। उसमें गतिशीलता नहीं आएगी, उसमें विकास का भाव नहीं आएगा। इसलिए हमें भाषा का निर्माण करते समय पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के सहजता के साथ शब्दों का प्रयोग करते हुए भाषा के विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात हो। कह रहा है विद्वान लेखक कि अगर हमने कोई नया शब्द ग्रहण कर लिया और यह इस भाव से किया कि इसके माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति सहजता से हो सकेगी, लेकिन अगर उस शब्द का हम प्रयोग न करें, लोग प्रयोग न करें, तो फिर उस नवीन शब्द की उत्पत्ति का कोई मूल्य नहीं रह जाता। वह सार्थक शब्द न होकर के नवीन होते हुए भी निरर्थक हो जाता है। इसलिए शब्द की सार्थकता इस बात में है कि लोग उसका अधिक से अधिक प्रयोग करें। यूरोपीय देशों में प्रेषण के कई माध्यम हैं, श्रव्य, दृश्य, विज्ञान, वैज्ञानिक, कथा, साहित्य। कह रहा है कि विदेशों में लोग अपने भावों को कई तरह से व्यक्त करते हैं, कुछ श्रव्य सुन करके, कुछ देख करके, कुछ वैज्ञानिक कथा लिख करके भावों को व्यक्त किया जाता है। लेकिन हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति और असम्मति के आधार पर ही निर्भर करती है और जनता में उस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व
शिक्षित समुदाय या सरकार पर होना चाहिए। कह रहा है कि हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि विदेशों में तो वैज्ञानिक कथा साहित्य बहुत लिखा गया है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं लिखा गया। किसी भी भाषा की सार्थकता इस बात में है कि वहाँ की जनता उसे स्वीकार करे और अस्वीकार करे। अगर स्वीकार कर लेगी तो भाषा का विकास हो जाएगा, और अस्वीकार कर लेगी तो वैसे स्थिति में भाषा का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए उस समाज में रहने वाले बुद्धिजीवी लोगों का यह दायित्व है, बुद्धिजीवी लोगों का दायित्व है, सरकार का दायित्व है, शिक्षित लोगों का दायित्व है कि वह उस नए शब्दों का, उस नई भाषा के स्वरूप से लोगों को जगाएं, उनमें उस भाषा के प्रति चेतना ग्रहण कराएं, नवीन भाव को ग्रहण करने के लिए वह भाषा उपयुक्त है, इस भावना से उन्हें ओतप्रोत कराएं, तभी भाषा अपने गतिशीलता को प्राप्त कर सकती है, आगे विकसित हो सकती है। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्वरूप का मानकीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि भाषा को आधुनिक बनाने के लिए यह परम आवश्यक है कि उसको हम व्यवहारिक बनाएं। अगर किसी भाषा के शब्द का हमने निर्माण कर लिया है तो उस शब्द का निर्माण करना ही भाषा की आधुनिकता नहीं है, बल्कि वह शब्द जन में प्रयुक्त हो, देश में प्रयुक्त हो, तभी वह भाषा गतिशील होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी और उसका स्वरूप विकसित होगा। संक्षेप में नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा की आधुनिकता लाना। संक्षेप में लेखक बताना चाहता है, सारांश के रूप में यह कहना चाहता है कि जो नए शब्द गढ़े जा रहे हैं, जो नए मुहावरे गढ़े जा रहे हैं, जो नई टेक्निक अपनाई जा रही है, जो नई रीति अपनाई जा रही है, ये प्रयोग ही भाषा में व्यवहारिकता लाते हैं, और यह व्यवहारिकता ही भाषा को आधुनिक स्वरूप प्रदान करती है। अर्थात जो नए मुहावरे, नए भाषा, जो नए तकनीक प्रयुक्त की जा रही है, उसका अधिक से अधिक लोग प्रयोग करें, तभी भाषा की आधुनिकता है, भाषा की नवीनता है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को, एक नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिक प्रदान करना है। फिर उसी बात को स्पष्ट करते हुए लेखक कह रहा है कि हम केवल युग के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ लें और उसका प्रयोग न हो तो फिर उस भाषा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि भाषा का महत्व इस बात में है कि जिन शब्दों का निर्माण हुआ है वह जन सामान्य में प्रचलित हो, लोगों के द्वारा अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, यही भाषा की व्यवहारिकता है। और जब इस तरह की व्यवहारिकता में आ जाती है कि नए शब्द जब लोग सहज भाव से प्रयुक्त करने लगते हैं, तो यह भाषा ही आधुनिक बन जाती है, और यही भाषा की आधुनिकता है, क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। कह रहा है कि व्यवहार में अगर भाषा का हम प्रयोग न करें, नए शब्दों का प्रयोग न करें, नए मुहावरों का प्रयोग न करें, तो फिर भाषा जो है वह निर्जीव हो जाती है। तो भाषा जो है जीवंत तब बनती है जब नए शब्दों का प्रयोग सभी लोग अपने व्यवहारिक जीवन में करने लगते हैं। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों तक, शिक्षित व्यक्तियों से लेकर के अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त कर सकेंगे, तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। कह रहा है कि नए शब्दों का, नए नए पाठ्यक्रमों का निर्माण हो, उसमें नए भाषा के नए शब्दों का प्रयोग किया जाए, साहित्यिक पुस्तकों की रचनाएं की जाए, उसमें नए नए शब्दों का प्रचलन हो, और जो शिक्षित लोग हैं, जिन्हें हम बुद्धिजीवी लोग हैं, वह अपनी बोलचाल में उन नए शब्दों का प्रयोग करें और जनता और अन्य लोग भी उसको ग्रहण करें, तभी भाषा आधुनिक हो सकती है। इसलिए भाषा को शिक्षित
भाषा के नए शब्दों को, चाहे वो शिक्षित हो अशिक्षित हो, अपने व्यवहारिक जीवन में जब उसका प्रयोग करने लगेंगे तभी भाषा आधुनिक होगी और वही भाषा का आधुनिक स्वरूप होगा। धन्यवाद। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।